आज के इस वीडियो में हम HMP पाथवे, कहने का मतलब ये है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे को देखेंगे, जिसे हम पेंटोज फॉस्फेट भी बोलते हैं और इसे हम डाइकन फोरेकर पाथवे भी बोलते हैं। अब इसे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये पाथवे शुरू होगा हेक्सोज मोनोफॉस्फेट से, जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया, ग्लूकोज हेक्सोज शुगर है और यहाँ पे छठे पोजीशन पे एक फॉस्फेट लगा हुआ है, तो ये हो गया हेक्सोज मोनोफॉस्फेट। और एंड प्रोडक्ट भी हमारा क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है ये हमारा एल्डिहाइड, उसमें एल्डोज होता है ना, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब ये हमारे काम में आने वाला है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट जो बनता है वो 5 कार्बन का होता है और वो क्या होता है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट। अब यहाँ पे ये देखिए, जो राइबोलोज है ये क्या है, कीटोन ग्रुप है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ये कीटो ग्रुप होता है इसमें। अभी इसे हम DH पाथवे मतलब डाइकन फेरोकर पाथवे किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें NADPH बनता है, ठीक है, DH। ये याद कराने के लिए बताया है, बाकी इन्होंने दिया था इस पाथवे को, इसलिए इसे हम डेक्कन होरेकर पाथवे बोलते हैं। अब ये कहाँ पर हो रहा है HMP पाथवे, देखिए इसे अभी हमने बताया कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से शुरू हो रहा है और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमें पता है ग्लाइकोलिसिस में बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इसका मतलब कि जो HMP पाथवे है ये साइटोप्लाज्म में चलेगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस भी कहाँ चलता है, साइटोप्लाज्म में चलता है। अब हम HMP पाथवे से बनाना क्या चाह रहे हैं, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इससे हम NADPH का प्रोडक्शन कर रहे हैं और इससे हम पेंटोज शुगर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसके मदद से हम क्या बना सकते हैं, DNA और RNA बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि HMP पाथवे में को जो है 2 फेज में डिवाइड किया गया है, एक हो गया ऑक्सीडेटिव फेज और एक हो गया नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। तो ये मतलब सीक्वेंस में है, पहले ऑक्सीडेटिव फेज चलेगा, फिर जो है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज चलेगा। तो ऑक्सीडेटिव फेज नाम ही बता रहा है कि जैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन करना है, तो मतलब कि H+ को अगर हटा ले तो ऑक्सीडेशन हो गया, H+ को हटा लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ये NADPH बन जाएगा, क्योंकि NADP+ जो है इसको एक्सेप्ट करेगा। अब किस ऑर्गन में ये ऑक्सीडेटिव फेज चलेगा, तो उसको याद करने का ट्रिक है लेट लो जी। क्या याद करेंगे, लेट लो जी। तो लेट से क्या हो गया, L से लीवर हो गया, A से एडिपोज हो गया, T से थायराइड ग्लैंड हो गया, E से इरिथ्रोसाइट्स मतलब RBC में भी चलेगा, L से लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड हो गया, O से ओवरी हो गया, G से गोनेट्स मतलब टेस्टिस हो गया। तो ये सब इस ऑर्गन में चलेगा। अब ये इस ऑर्गन में क्यों चल रहा है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि ये सब ऑर्गन जैसे लीवर हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, ये सब में क्या होता है कि फैटी एसिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड का सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस के लिए पाथवे चलता है। तो ये सब पाथवे को, जो लिपोजेनिक पाथवे होते हैं, उन्हें NADPH का ज़रूरत होता है, तो इसलिए ये सब ऑर्गन में चलेंगे। अब हम बात करें नॉन ऑक्सीडेटिव फेज की अगर, तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, जैसे कि ये भी बताया कि पेंटोज का सिंथेसिस करना है और जिससे हम क्या बना सकते हैं, बाद में RNA और DNA का सिंथेसिस कर सकते हैं। अब ये ऑल ऑर्गन्स में होगा, जैसे कि स्पेसिफिकली बात करें कि कहाँ पर होगा, तो हम बता देंगे स्किन में हो सकता है, बोन मैरो में हो सकता है, इंटेस्टाइनल मुकोसा में, मतलब ये सब जगह पर होगा। लेकिन ये होता है सारे ऑर्गन में जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज होता है। अब इसे हम रीजनरेटिव फेज भी बोल रहे हैं। क्यों रीजनरेटिव फेज बोल रहे हैं, क्योंकि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हमने लिया, फिर से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बना दिया, लास्ट में हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही मिलेगा, तो इसीलिए हम इसे रीजनरेटिव फेज भी बोलेंगे। अब ये जो ऑक्सीडेटिव फेज हैं, इसमें जितने भी रिएक्शन होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे, पर जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज हैं इसके जो रिएक्शन होंगे वो रिवर्सिबल होंगे। अभी अब पाथवे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। HMP पाथवे के ऑक्सीडेटिव फेज को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो भी रिएक्शन होंगे वो जो है रिवर्सिबल होंगे, इसलिए इसे हम सिंगल एरो से दिखाएं। और सबसे पहले हम क्या लेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लेंगे, मतलब कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट लिए। अब इस पर जो एंजाइम काम करेगा वो डिहाइड्रोजिनेज वाला काम करेगा, क्योंकि हमें
NADPH बनाना है। HMP में हम जितना भी स्टेप होगा ऑक्सीडेटिव फेज में हमें क्या करना है, NADPH बनाना है। इसीलिए यहाँ पे जो एंजाइम होगा उसके आगे हम क्या लगाएंगे, डिहाइड्रोजिनेज। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसे हम G6PD बोलते हैं। ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है HMP पाथवे का। अब ये जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसके प्रेजेंट में 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट होगा। अब 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में फिर डिहाइड्रोजिनेज वाला एंजाइम काम करेगा। तो यहाँ पे हो गया एंजाइम का नाम 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर से यहाँ पे NADPH बन गया और यहाँ पे CO2 भी रिलीज होगा, क्योंकि हमें इंटरमीडिएट 5 कार्बन का बनाना है। और ये जो हमारा है 6 कार्बन का था ना, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, तो ये हो गया हमारा 5 कार्बन का राइबोलोज 5 फॉस्फेट बन गया। अब यहाँ पर ये इंटर कर जाएगा नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में। अब नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में राइबोलोज 5 फॉस्फेट इंटर कर गया, तो इसको अब हम नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में जो रिएक्शन चलेंगे वो रिवर्सिबल टाइप के होते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने डबल एरो दिखाया है, यहाँ पे हमने डबल एरो का यूज किया है। अब देखिए पहले इतने पार्ट को अगर हम समझ लें तो यहाँ पे क्या हुआ, राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो कि ऑक्सीडेटिव फेज में बना, अब वो आ गया है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में। अब ये जो है यहाँ पर इसका एपीमर बनेगा। एपीमर राइबोलोज 5 फॉस्फेट का क्या हो जाएगा, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है राइबोलोज 5 फॉस्फेट यहाँ पे काम करेगा कीटो आइसोमरेज, क्योंकि यहाँ पे राइबोज 5 फॉस्फेट बन रहा है। तो इसको हम पहला स्टेप नाम दे रहे हैं समझने के लिए कि कौन सा एंजाइम काम करेगा। अब इसके बाद ये जो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट बने हुए हैं, अब ये जो ये डिज़ाइन आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये दोनों मतलब कि जाइलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और कार्बन को एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में 5 कार्बन है, राइबोज 5 फॉस्फेट में 5 कार्बन है। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक 3 कार्बन बनेगा, 3 कार्बन मतलब ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, मतलब जितना कार्बन होगा ना उसी पोजीशन पे आपको फॉस्फेट लगाना है। अब ये 7 कार्बन है तो मतलब कि सेडिहेप्टुलोज हो गया और यहाँ पे 7 फॉस्फेट कर दीजिए। अब ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और सेडिहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट ये इंटरेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर ये 6 कार्बन का कंपाउंड देंगे और इसके बाद 4 कार्बन का देंगे। तो यहाँ पे ये जो 6 कार्बन का है ना ये होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और जो 4 कार्बन का है ना यहाँ पर होगा इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट। तो ये देखिए यहाँ पर ये कौन सा एंजाइम का काम करेगा, यहाँ पर ये ट्रांस कीटोलेज काम करेगा और यहाँ पे ट्रांस एल्डोज काम करेगा। तो यहाँ पे TK हो गया, यहाँ पे TA हो गया। अब एंजाइम को याद रखना, देखिए पहले स्टेप में एक एंजाइम काम किया EK, मतलब E से क्या हो गया एपीमरेज और K से कीटो आइसोमरेज। सेकेंड स्टेप मतलब 2 से T, ठीक है। तो यहाँ पे काम करेगा ट्रांस कीटोलेज। थर्ड में 3 से A, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया ट्रांस एल्डोज। अब इसके बाद ये जो बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, क्योंकि हमें जो है एंड प्रोडक्ट क्या बनाना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है। लेकिन यहाँ पर ये 4 कार्बन अभी बच गया, लेकिन हमें बनाना क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है। तो अब इसका इंट्रैक्शन हम फिर से किससे कराएंगे, राइबोलोज 5 फॉस्फेट का इस्तेमाल करेंगे जो कि ऑक्सीडेटिव फेज से आया हुआ है। इसे जो है सबसे पहले हम इसको एपीमर्स का बना लेंगे जो कि है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। तो एंजाइम में अपना एपीमेरेज काम करेगा और ये जो है इंटरेक्ट करेगा इससे इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट से इंटरेक्ट करेगा। और क्योंकि ये देखिए जो ये है 5 कार्बन का और ये है 4 कार्बन का, तो इससे क्या हो जाएगा, इधर 6 कार्बन निकल जाएगा और इधर 3 कार्बन फिक्स। यहाँ पर इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट जो है इंटरेक्ट करेगा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट से और बना देगा एक 3 कार्बन का बनाएगा, एक 6 कार्बन का, क्योंकि हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चाहिए। तो जो ये 6 कार्बन वाला है ये क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है जो कि कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब बचा ये जो 3 कार्बन वाला, क्योंकि ये दोनों इंटरेक्ट के कार्बन का एक्सचेंज हुआ, दोनों को जोड़ा तो ये 9 आया ना, ये 5 था, ये 3 था, ये 5 था, ये 4 था, तो यहाँ पे आ गया 9। तो अब यहाँ पे ये जो 3 कार्बन वाला बचा इसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये जो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है क्योंकि 3 कार्बन का है तो ये आधा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना सकता है।
तो इसलिए यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा यहाँ पर क्या मिलेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ये हाफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तब यहाँ पे ये CO2 कहाँ लिबरेट होता है, खाली ऑक्सीडेटिव फेज में लिबरेट होगा और ATP कहीं पर नहीं बन रहा है। अब हम देखेंगे NADPH के फंक्शंस को कि NADPH जो है हमारे बॉडी में क्या क्या काम कर रहा है। तो जैसे हमारे बॉडी में फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है, स्टेरॉइड का होता है, कोलेस्ट्रॉल का होता है। तो ये जो पाथवे हैं तीनों में NADPH का रिक्वायरमेंट होता है इनको होने के लिए। अब सेकेंड ये है कि ये जो फ्री रेडिकल जो बॉडी में बन रहे हैं उन्हें NADPH क्या करता है, स्कैवेंज करवा देता है, मतलब स्कैवेंजिंग में हेल्प करता है। तो जैसे कि अगर एक एग्जांपल लें तो H2O2 बनता है बॉडी में एज ए बाई प्रोडक्ट बना, सेल्स में बना। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये DNA और RNA प्रोटीन वगैरह को ये डीनेचुरेट कर सकता है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब इसको हटाना है तो NADPH जो है इनडायरेक्टली इसे क्या करेगा, पानी में कन्वर्ट करा देगा। तो ये जो NADPH है कैसे कन्वर्ट करा रहा है, देखिए ये है GFH, ये है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन ये इसका रिड्यूस फॉर्म है। ये क्या करेगा, H2O2 को पानी में रिड्यूस करवा देगा और इससे ऑक्सीजन ले लेगा, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। तो ये बन गया GSHG। तो ये ग्लूटाथायोन का ऑक्सीडाइज फॉर्म है। अब इसे फिर से ग्लूटाथायोन की रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए। तो ये हाइड्रोजन कौन देगा, NADPH देगा और ख़ुद को NADP+ में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये इस तरीके से जो है ग्लूटाथायोन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करवाता है और इस तरीके से H2O2 जो भी सेल्स में बन रहे हैं उन्हें पानी में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि RBC में NADPH का फंक्शंस क्या है। तो RBC में देखिए ये RBC की मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, जो कंसंट्रेशन होता है ना, मतलब जो ग्लूटाथायोन का रिड्यूस फॉर्म का कंसंट्रेशन रहता है ये इसको मेंटेन करता है। NADPH अपना H+ देके इसको मेंटेन कराता है। दूसरा जो हेमोग्लोबिन है उसमें जो आयरन है उसे +2 में रखता है। +2 में मतलब फेरस स्टेट में रखता है। अगर NADPH नहीं होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Fe3+ और इसे हम क्या बोलेंगे, मैथ हेमोग्लोबिनीमिया। तो ये फिर क्या करता है, NADPH प्रिवेंट कराता है। अब जो आई लेंस है वहाँ पर NADPH उसके ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है या हम कहते हैं प्रिजर्व करता है। जो लेंस होता है ना उसके ट्रांसपेरेंसी को ये प्रिजर्व करता है। अब हम देखेंगे क्लिनिकल क्या है HMP पाथवे का। तो हमें पता है कि रेट लिमिटिंग एंजाइम G6PD है, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अगर इसका डिफिशियंसी हो गया तो HMP पाथवे नहीं चलेगा। HMP पाथवे नहीं चलेगा तो NADPH का प्रोडक्शन नहीं होगा और अगर NADPH का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, H2O2 वगैरह सेल्स में इंक्रीज हो जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो RBC का क्या होगा, हीमोलाइसिस होगा क्योंकि उसको ये मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहा था। और दूसरा क्या बनना शुरू हो जाएगा, Fe+3 बनना शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे RBC का हीमोलाइसिस हुआ तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एनीमिया, ब्लड की कमी हो गई और जॉइंटिस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो ये देखिए +3 का फॉर्म इंक्रीज हुआ तो इसे हम क्या बोलेंगे, मैथ हेमोग्लोबिन एनीमिया। अब हम दूसरा देखते हैं कि अगर G6PD का डिफिशियंसी हो गया तो ये किससे एसोसिएटेड है, रेजिस्टेंस टू मलेरिया। देखिए क्या होगा, G6PD का डिफिशियंसी हुआ तो NADPH नहीं बनेगा। NADPH नहीं बना तो फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग भी नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, हेमोलिटिक हो गया। अब जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है वो अपना लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर पाएगा क्योंकि जो है ब्लड उससे पहले ही क्या हो गया, टूट गया ना। और इसे जो है हम कह सकते हैं कि क्या चाहिए, HMP पाथवे का हेल्प चाहिए, मतलब कि NADPH चाहिए था और ये दोनों फैक्टर जो है प्लाज्मोडियम को चाहिए अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। अब हम देखेंगे कि कंजप्शन ऑफ सल्फा ड्रग्स, जैसे कि अगर मान लीजिए हमने दिया सल्फा ड्रग्स को दिया या प्राइमिक्यून जो कि एंटी मलेरिया ड्रग्स है और फावाविनस दिया तो इससे क्या होगा, G6PD का डिफिशियंसी और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मतलब कंडीशन और बदतर कर सकता है। तो अगर G6PD डिफिशियंसी है तो हमें ये सब ड्रग्स नहीं देने चाहिए। इसके बाद एक यहाँ पे हम देखते हैं क्लिनिकल और जिसे हम बोलते हैं वेर्निक कोर्साकॉफ
सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, थायमिन का डिफिशियंसी होगा। तो जब थायमिन का डिफिशियंसी होगा तो फिर ट्रांसकीटोलेज का डिफिशियंसी हो जाएगा। तो इस सिंड्रोम में क्या होता है, थायमिन का डिफिशियंसी होता है। अब देखिए थायमिन का डिफिशियंसी ट्रांसकीटोलेज का डिफिशियंसी से इस तरीके से लिंक है, क्योंकि जो ट्रांसकीटोलेज है उसका कोएंजाइम कौन है, थायमिन है।